अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमने जो एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला जारी किया है वो अभी तक जारी सारी है। ठीक है। और आज हम जो एमसीक्यूज़ स्टडी करने जा रहे हैं वो 62 नंबर से हम स्टार्ट लेंगे और 72 तक हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, ये एक सही बयान है, ट्रू स्टेटमेंट है। ए लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। क्यों ट्रू स्टेटमेंट है? इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि एग्ज़ाम में इम्पल्स को कंडक्ट करना होता है। वो सेल बॉडी से मैसेज ले जाता है और मैसेज की कंडक्शन में हेल्प लेता है। तो इस वजह से इसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस वजह से ए लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। MCQ number 63. Enzymes in mitochondrial matrix help in which of the following metabolic process? एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं तो वो किस चीज़ में हेल्प देते हैं? तो ऑप्शन तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो रिस्पायरेशन में हेल्प देते हैं। ठीक है। रिस्पायरेशन में मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम यूज़ होते हैं तो वहाँ पे ये काम आते हैं। MCQ नंबर 64. प्लेज रोल इन रिस्पायरेशन। ये तो सिंपल है, रिस्पायरेशन में किस ऑर्गेनेली का रोल है? तो जो पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। MCQ नंबर 65. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली? कौन सा कम्बिनेशन है जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों ऐसे ऑर्गेनेली है जो खुद ब खुद अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं। इसको एक और नाम भी दिया जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो इवोल्यूशन है, ये एंडोसिम्बायंट थ्योरी के मुताबिक बैक्टीरिया से होती है और इस वजह से इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं बैक्टीरिया के केस में। लेकिन इसके साथ भी अपना एक डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साथ, और जिसके साथ डीएनए होता है तो फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। राइबोसोम भी इसके पास है, डीएनए भी है और राइबोसोम भी है, तो ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल लाइफ भी गुजार सकते हैं, बगैर सेल के भी रह सकते हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेल विद इन द सेल भी कहते हैं। ठीक है। MCQ नंबर 66. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली? कौन सी ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेनियस है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन F1, F0, F1 पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होते हैं जो कि ATP सिंथेज भी से नाम दिया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। MCQ नंबर 68. गोल्गी कम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई विच साइंटिस्ट? तो ये तो नाम से जाहिर है कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था गोल्गी कम्प्लेक्स को। MCQ नंबर 69. प्रोटीन एंड लिपिड आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स बाय। तो प्रोटीन और लिपिड ये कन्वर्ट होते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन इसको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन को हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते आ रहे हैं और हमने पहले भी ये MCQ डिस्कस किया था कि गोल्गी अपैरेटस का काम है, एक काम ये भी है कि प्रोटीन मैच्योरेशन और दूसरा काम ये है कि जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ conjugated molecules just like glycolipids and glycoproteins. MCQ number 70. Golgi complex is responsible for the formation of secretory granules in dash cell. Secretory granules, हमने पहले भी कहा कि ये गोल्गी कम्प्लेक्स जो होता है इसका काम, ये सिक्रेटरी आर्गन है, सिक्रेटरी ऑर्गेनेली है। सिक्रेटरी ऑर्गेनेली वो ऑर्गेनेली, अगर आपसे एक MCQ ऐसा पूछा जा सकता है कि दो ऑर्गेनेली कंपेयर किया जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कम्प्लेक्स, एंड विच वन इज सिक्रेटरी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सिक्रेटरी में गोल्गी कम्प्लेक्स होगा क्योंकि मैच्योर फॉर्म में चीज़ जो है वो गोल्गी कम्प्लेक्स से रिलीज होती है। तो पैंक्रियाटिक सेल में MCQ क्या है? गोल्गी कम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स इन पैंक्रियाटिक सेल। पैंक्रियाज में जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल प्रोड्यूस होते हैं पैंक्रियाज के सेल में, तो इसके लिए कौन सा ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो गोल्गी कम्प्लेक्स ही होगा। MCQ नंबर 71.
पेनक्रियाज प्रोड्यूस secretory granule with that help in digestion. Pancreas produces secretory granules that helps in digestion. These granules, after passing through endoplasmic reticulum, are pinched off from the surface of Golgi apparatus. तो आपको पता ही होगा कि गोल्गी apparatus के दो पार्ट्स होते हैं, एक को फार्मिंग फेस कहते हैं और दूसरे को मैच्योरिंग फेस कहते हैं। तो फार्मिंग फेस जो होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इमेच्योर फॉर्म में आते हैं और फार्मिंग फेस में चले जाते हैं और वहाँ से वो मैच्योर होते हैं और फिर मैच्योरिंग फेस में वो सीक्रेट हो जाते हैं। तो पेंक्रियाज प्रोड्यूस सिक्रेटरी ग्रेन्यूल दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। पेंक्रियाज सिक्रेटरी ग्रेन्यूल को सीक्रेट करता है जो डाइजेशन की में हेल्प करता है। तो ये कहाँ से पिंच होते हैं? तो ये मैच्योरिंग फेस से पिंच होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं MCQ नंबर 72। विच ऑफ द मैच्योरिंग फेस ऑफ द गोल्गी apparatus इज कनकेव? सॉरी, shape of MCQ number 72, shape of maturing phase of the Golgi apparatus is, जो maturing phase of Golgi apparatus है तो वो कनकेव शेप में है, ठीक है। जो फार्मिंग फेस है वो कन्वेक्स शेप में है और जो मैच्योरिंग फेस है वो कनकेव मीन केव लाइक है, ठीक है। दो तरह के अशकाल होते हैं, एक कनकेव एक कन्वेक्स। कन्वेक्स उभरा हुआ होता है और कनकेव अंदर की तरफ धकेला हुआ होता है, ठीक है। तो ये कनकेव शेप होता है। ये जो मैच्योरिंग फेस होता है गोल्गी apparatus का, जिससे सिक्रीशन करता है गोल्गी apparatus, तो वो फिजिकली सिक्रेट करता है, तो वो किस तरह का शेप होता है इसका? कनकेव शेप। MCQ नंबर 73, विच आर्गेनेली फॉर्म सेल मेम्ब्रेन? कौन सी आर्गेनेली? ये तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गोल्गी बॉडीज या गोल्गी apparatus जिसे डायक्टोसोम भी कहते हैं, तो वो सेल मेम्ब्रेन को सिक्रेट करती है। सिलवाल को भी यही सिक्रेट करती है, ठीक है। सिलवाल को किस तरह सिक्रेट करती है वहाँ पे हमने सिलवाल के लिए डिस्कस किया था इसे, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के लिए भी है, ठीक है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? लिपोप्रोटीन होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, स्पाइनोलिपिड्स होते हैं, तो ये सब कुछ ये गोल्गी बॉडीज ही बनाती है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल से। 74, विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सी चीज़ है जो इनकरेक्टली मैच हुई है? गोल्गी apparatus इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन तो इसका काम नहीं है, इंटरसेलुलर भी गलत है। अगर इंट्रासेलुलर लगा दे तो और इसके साथ लाइसोसोम लगा दे तो फिर ठीक होता, ठीक है। लेकिन ये इसके साथ एक मिस मैच है, करेक्टली मैच नहीं है। MCQ नंबर 75, व्हाट आर ऑटोफेगोसोम्स? ऑटोफेगोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोफेगोसोम्स का मतलब होता है, फेगो मीन ईट, ऑटो मीन खुद एंड सोम्स मीन बॉडी। तो ऐसी बॉडीज़ जो अपने आप को ही खाती है। अपने आप को खाने का मतलब क्या है? जब भी हम स्टारवेशन पीरियड में होते हैं, भूख लगी हुई होती है किसी इंसान को, तो उस वक्त लाइसोसोम जो होते हैं उस ये अपने ऑर्गेनेली खाते हैं, अपने ऑर्गेनेली पे फीड करते हैं। या तो किसी ऑर्गेनेली की तादाद ज़्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर एक बंदा है और उसने 2-3 दिन रनिंग की, ठीक है, भाग दौड़ की, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह फिज़िकल एक्टिविटीज़ उसकी मैक्सिमम रही, तो ऑटोमेटिकली उसके बॉडी में, उसके सेल मसल्स में जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने 2-3 दिन बाद ये सब कुछ छोड़ दिया तो रफ्ता रफ्ता माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत कम होने लगी और वो उसकी ज़रूरत कम होने की वजह से इसकी ख़त्म करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल है उसे लाइसोसोम कहते हैं। और जब वो अपने पार्ट्स को खाता है, जैसे कि अब माइटोकॉन्ड्रिया का मिसाल मैंने आपको दिया, तो फिर इसको ऑटोफेगोसोम भी कहते हैं। MCQ नंबर 76, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज ऑफ। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग मीन खुदकश थैला, ठीक है। तो ये अपने आप को उड़ाता भी है कभी कभी, ठीक है। जिस तरह खुदकश बम बार अपने आप को उड़ाता है, तो ये लाइसोसोम अपने सेल को बर्बाद करता है जब इसकी ज़रूरत होती है। जब किसी सेल में कोई वायरस वगैरह आ जाता है तो ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार सेल को किसी ऑर्गेनेली को ख़त्म करने के लिए या पूरे सेल को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस केस में लाइसोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो ख़ुद अपने आप को सुसाइडल बैग की तरह, अपने सुसाइड की तरह बम ब्लास्ट कर देते हैं और ऑर्गेनेली को ख़त्म कर देते हैं, सेल वगैरह को ख़त्म कर देते हैं। तो इस वजह से सुसाइडल बैग कहते हैं। ये तो एक मशहूर MCQ है इस हवाले से, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में ये रिपीट होता आ रहा है।
एनएमडीकेट के हवाले से तो इसका कोई चांस नहीं बनता, लेकिन बोर्ड के हवाले से ये MCQs इंपॉर्टेंट है। MCQ नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन DNA? कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसमें DNA नहीं होता? तो लाइसोसोम में DNA नहीं होता। 78, the process of self-digestion of selective non-functional organelle by cells through reactions of enzyme originating from the cell is called सेल्फ डाइजेशन तो मैंने आपको कहा, जैसा कि नाम से ज़ाहिर, ऑटोफेगी। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हुआ है, वही होना चाहिए था साथ में, ऑटोफेगी। 79, फेगोसाइटोसिस, ऑटोफेगी एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशंस आर द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। ये सब के सब फंक्शन है लाइसोसोम के। फेगोसाइटोसिस भी करता है, ऑटोफेगी भी करता है, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करता है। MCQ number 80, a disease caused by the absence of lysosomal enzymes are responsible for lipid catabolism. टेसेक्स डिजीज़, ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लिपिड एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन सेल्स में। ब्रेन में लिपिड की एक्यूमुलेशन को टेसेक डिजीज़ का नाम दिया जाता है। बेसिकली लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए जो एक एंजाइम दरकार होता है वो एब्सेंस होता है, लाइसोसोमल एंजाइम होता है, और वो एब्सेंस होता है, उसकी एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ खास होती है जिसे टेसेक डिजीज़ कहते हैं, और ये कंजेंटल है। ठीक है, तो टेसेक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जो लिपिड कैटाबॉलिज्म ना होने की वजह से कास होती है। MCQ नंबर 81, द सेल्स विच लैक लाइसोसोम्स वुड हैव डिफिकल्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर किसी सेल में लाइसोसोम नहीं है तो इसे कौन से फंक्शन में उसको प्रॉब्लम होगी? तो डाइजेस्टिंग फूड, सिंपल। डाइजेस्टिंग फूड, अगर लाइसोसोम नहीं है तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ऑलमोस्ट 40 types of enzymes are present in lysosome, so this is quite good for digestion. so अगर लाइसोसोम में क्या नहीं होंगे, लाइसोसोम नहीं होंगे किसी सेल में, तो उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। लाइसोसोम्स आर फाउंड बाय गोल्गी कम्प्लेक्स। गोल्गी कम्प्लेक्स से ही बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेली निकली होती है। ठीक है, लाइसोसोम हुआ, इसी तरह और भी ऑर्गेनेली है जो पेरेक्सिसोम एंड ग्लाइक्सिसोम है, वो भी गोल्गी कम्प्लेक्स से निकली है। इसको एक निमोनिक अपने साथ नोट कर ले। गोल्गी कम्प्लेक्स से जो ऑर्गेनेली निकलते हैं या जो बनते हैं, तो वो तीन ये है GPL अगर आप अपने पास, या LPG और बेटर है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइक्सिसोम, ये तीनों की तीनों ऑर्गेनेली जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और ये गोल्गी कम्प्लेक्स से ही ओरिजिनेट होते हैं। MCQ नंबर 83, द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड इन रूट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के रूट में कौन से टाइप ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीन पार्ट्स में कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं जैसा कि पीटल्स वगैरह, इसमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं। MCQ नंबर 84, in the plants 50 or more thylakoids piled upon each other to form granum. जब भी 50 या 50 से ज़्यादा थाइलेकाइड एक दूसरे के ऊपर आते हैं, वो सिक्कों की तरह एक दूसरे पे पाइल्ड होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रेनम। ठीक है, और ग्रेनम के दरमियान में जो एक थाइलेकाइड होता है जो दो ग्रेनम को लिंक करता है, तो इसको इंटरग्रेनम कहते हैं। और इंटरग्रेनम फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ग्रेनम में फोटोसिंथेसिस होती है। 85, the dense fluid filled region in the chloroplast is called। क्लोरोप्लास्ट में जो डेंस फ्लूइड फिल्ड रीजन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड रीजन इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। MCQ नंबर 86, एंजाइम एंड किल्वन साइकिल आर फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनेली? किल्वन साइकिल के लिए जो एंजाइम दरकार होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? बेसिकली किल्वन साइकिल कहाँ होता है, अगर हमें ये जान ले तो MCQ ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। तो किल्वन साइकिल ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो इस वजह से इसके एंजाइम भी क्लोरोप्लास्ट ही में होंगे। MCQ नंबर 87, विच टाइप ऑफ सेल वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट? कौन से सेल में जो होंगे क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे? तो फोटोसिंथेटिक सेल, जिस सेल में फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पे डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या करना है? क्लोरोप्लास्ट का काम है लाइट कैप्चरिंग, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल का काम है लाइट कैप्चरिंग। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट का भी यही काम हुआ, और लाइट कैप्चरिंग काम फोटोसिंथेटिक सेल का है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे
फोटोसिंथेटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट की तादाद ज़्यादा होगी ना बाकी सेल के नस्बत। MCQ नंबर 88, स्टेक ऑफ थैलेकॉइड एंड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड ग्रेना। ये तो फिर से रिपीटेशन है, ठीक है। ये 84 नंबर MCQ की रिपीटेशन है। 89 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लोरोप्लास्ट ही वो ऑर्गेनेली है जो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड लाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल की मौजूदगी, सनलाइट की मौजूदगी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें ऑक्सीजन होता है और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इस वजह से क्लोरोप्लास्ट इज द राइट ऑप्शन इन MCQ